नमस्कार साथियों, मैं रुद्रेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। इसके माध्यम से आपको इकोनॉमिक्स, टीजीटी, पीजीटी और अन्य एक दिवसीय एग्ज़ाम जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, जैसे पेट हो गया, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर अभी लेखपाल का मेंस होने वाला है, उसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और साथ ही साथ बड़े एग्ज़ामों जैसे टीजीटी, पीजीटी के लिए भी यह आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो आज का विषय मैंने अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा है वो है योजना आयोग, जिससे आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। योजना आयोग, इसके साथ ही साथ मैं आपको राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा नीति आयोग को भी पढ़ाऊंगा। नीति आयोग, ये आज का हमारा विषय होगा। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग। चलिए, योजना आयोग के अंतर्गत सबसे पहले हम समझते हैं कि योजना आयोग है क्या। तो जानिए कि जो योजना आयोग का जो गठन हुआ है वो नियोगी समिति के सिफारिश के बदौलत हुआ है या फिर उसकी अनुशंसा पे हुआ है। योजना आयोग जो है नियोगी, लिखते चलेंगे, नियोगी समिति की अनुशंसा पर, की अनुशंसा पर इसका गठन हुआ। चलिए, गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। योजना आयोग है क्या? योजना आयोग नियोगी समिति की अनुशंसा पर गठित 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक संस्था है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। योजना आयोग नियोगी समिति की अनुशंसा पर गठित 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। साथियों, जो वर्तमान प्रधानमंत्री होता था वही उस योजना आयोग का अध्यक्ष हुआ करता था। इसके साथ ही साथ इसके उपाध्यक्ष भी होते थे। इसके उपाध्यक्ष भी होते थे। तो वर्तमान समय में जो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष था वो थे हमारे जे.एल. नेहरू। कौन था? जे.एल. नेहरू। और उस समय उपाध्यक्ष, जिसको बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन, वो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। सारे फैक्ट्स मैं दे रहा हूं आपको, एक एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको योजना आयोग से अब कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जितना मैं लिखा दूंगा उससे परीक्षा में आने की 100% की संभावनाएं होती हैं। चलिए, अब इस योजना आयोग का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि इस योजना आयोग को हम नियोगी समिति की अनुशंसा पर गठित हुई जो 15 मार्च 1950 को, यानी कि प्रत्येक एक जो टॉपिक है वो अपने आप में एक प्रश्न बन के एग्जाम में आएगा। चलिए, आज का विषय योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा नीति आयोग के में सबसे पहले हम योजना आयोग को पढ़ेंगे। योजना आयोग नियोगी समिति, 15 मार्च 1950, गैर संवैधानिक संस्था, अध्यक्ष जे.एल. नेहरू। प्रथम अध्यक्ष, यहाँ पे हम कर लेंगे प्रथम, फर्स्ट, और ये भी फर्स्ट, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हमने यहाँ पे जिक्र किया है। चलिए, उसके बाद हम बताते हैं कि योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजनाओं को
लाने का काम करता था। चलिए, इतनी सारी बातें क्लियर हैं। योजना आयोग क्या है? भारत की एक गैर संवैधानिक संस्था है जो नियोगी समिति के अनुशंसा पर गठित की हुई है 15 मार्च 1950 को। उसके साथ ही साथ यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। अब इसके उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ेंगे कि इसका उद्देश्य आखिर है क्या। चलिए साथियों, तो आगे हम इसके उद्देश्य के बारे में समझते हैं। एक एक टॉपिक जो है एक प्रश्न बनकर आपके सामने आएगा, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो जब इन क्वेश्चन से सामना होगा तो आपको याद आएगा कि यह कितना महत्वपूर्ण टॉपिक था। चलिए, योजना आयोग के उद्देश्य में सबसे पहले हम जानेंगे कि योजना आयोग क्या था। वो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। बहुत सारी बातें तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरी बात है गरीबी का निवारण करना, ठीक है। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। तो इस योजना आयोग का जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो था आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा, गरीबी निवारण करना। तीसरा, निवेश एवं, ये लिखने के लायक है, लिख लीजिए, निवेश एवं पूंजी निर्माण। निवेश एवं पूंजी निर्माण। अगला है हमारा उद्देश्य समावेशी समृद्धि, समावेशी समृद्धि एवं धारणी विकास। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, धारणी विकास। आजकल यह एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य हुआ है, सतत धारणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो समावेशी समृद्धि विकास, यानी कि समृद्धि का अगर आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो क्लास मेरी जो इससे पहले क्लास हुई थी उसमें जाके समझ सकते हैं कि वृद्धि और विकास क्या होता है। वहाँ पे बहुत डिटेल वे में चर्चा की गई है इसका। चलिए, ये था हमारा योजना आयोग का कुछ मुख्य उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं पूर्ण रोजगार भी इस आयोग का लक्ष्य था। अगर इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे समानता, सभी व्यक्ति को समानता, चाहे वो आय के रूप में हो या फिर न्याय संगत हो। अगला है मेरा सामाजिक न्याय की समानता, ठीक है। पूर्ण रोजगार हमने बता ही दिया। निवेश एवं पूंजी निर्माण है, समावेशी समृद्धि एवं धारणी विकास है। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति भी योजना आयोग का उद्देश्य था। चलिए, ये सारी बातें थी। अभी हमने बताया योजना आयोग क्या है, उसके उद्देश्य को लिखा। अभी हम समझेंगे कि योजना आयोग में कैसे पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया जाता था और इन योजनाओं का संचालन और मूल्यांकन कैसे होता था, और ये जो योजना बनाई जाती थी, योजना के निर्माण में कहीं कोई कमी या फिर कहीं कोई समस्या आ रही होती है तो इसका मूल्यांकन कौन करता है, इसके आगे हम समझेंगे। तो ये सारी बातें थी योजना आयोग के उद्देश्य की। अभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने समझा योजना आयोग से रिलेटेड कि योजना आयोग क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं। अब हम बढ़ते हैं पंचवर्षीय योजना के तरफ। पंचवर्षीय योजना, क्योंकि योजना आयोग जो भी योजना बनाती थी उसको पंचवर्षीय योजना के तहत ही बनाती थी। चलिए, पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना हर 5 साल पे हमारे देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, धार्मिक विकास के लिए यह योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत न्याय समानता की बात कही, जिसके अंतर्गत सामाजिक समानता की बात की गई और आर्थिक समानता की बात की गई। चलिए, अब समझते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से
प्रारंभ होता है। प्रश्न ये आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना को सबसे सर्वप्रथम कब लागू किया गया था या फिर किस वर्ष से शुरू किया गया था, तो वो हमारा आंसर होगा 1951। इस तरीके से कुछ योजनाओं के बारे में मैं आपको स्टार करके बताऊंगा जो महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना। कौन? पहली पंचवर्षीय योजना, इसको आप समझिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना। यह पहली पंचवर्षीय योजना की खास बात क्या थी? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये हैरोल्ड डोमर, है ना, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। किस मॉडल पे आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी 1951 से 1956। ये हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे दूसरी पंचवर्षीय योजना की। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसको बोला गया नेहरू महालनोबिस, है ना, महालनोबिस मॉडल। इसको क्या बोला गया? नेहरू महालनोबिस मॉडल। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर 1961 के बीच में बनाई गई, जिसका अगर देखा जाए तो सराहनीय कार्य था भारी उद्योग, है ना, भारी उद्योग का समर्थन या फिर बल दिया गया। ठीक है, भारी उद्योग का समर्थन किया गया या इस पर भारी उद्योग पर बल दिया गया। ये था पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि प्रश्न में आता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हैरोल्ड डोमर मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो वो है पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 1956 के अंतर्गत बनाई गई थी। दूसरा प्रश्न ये आता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई? 1956 से लेकर 1961 में, और यह नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद भारी उद्योग का समर्थन या बल किस पंचवर्षीय योजना की खास बात है या फिर किस पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना से। के बाद आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना की खास बात क्या थी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक, ठीक है, 1961 से लेकर 1966 तक, और इसका जो थीम कह लीजिए यह था आत्मनिर्भर। क्या था? आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्ति, है ना, क्या था? स्वतः स्फूर्ति। ये था इस पंचवर्षीय योजना का 1961 से 1956। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य थीम कह लीजिए या फिर मुख्य विषय कह लीजिए, आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्ति की बात की जाती है। उसके बाद आता है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि समय से पहले ही शुरू कर दी गई 1969 में। होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल, क्या होना चाहिए था? इसको 5 साल के बाद होना चाहिए था, लेकिन हो कब गया? ये 3 साल पहले ही हो गया, कुछ राजनीतिक परिदृश्य के चलते। ठीक है, 1969 से लेकर 1974 तक। कहाँ तक हो गया? 1974 तक। और इस पंचवर्षीय योजना की खास बात थी स्थिरता के साथ, है ना, स्थिरता के साथ। अच्छा, एक और बात, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ना, इसको हम प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं। प्लान हॉलीडे, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यानी कि योजना अवकाश, है ना, योजना अवकाश। क्या बोला जाता है इसको? योजना अवकाश काल।
कैसा काल था ये? योजना अवकाश काल था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से लेकर 1966 के अंतर्गत हुई, जिसका मुख्य विषय था, मुख्य थीम था आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्ति, जो कि योजना अवकाश काल बोला जाता है इसको। किसको? तीसरी पंचवर्षीय योजना को। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना को निकाला जाता था हर वर्ष, ठीक है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 समय से पहले हो गई। इसका लक्ष्य निर्धारित था और यह भी बताया जाता है कि जो पहली 3 पंचवर्षीय योजना थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ की, उसके बाद धीरे धीरे अपने लक्ष्य को यह छोड़ती गई, लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई, ठीक है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसका जो विषय था ये था स्थिरता के साथ, स्थिरता के साथ, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, ठीक है। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास कह लीजिए, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता, ठीक है। ये था चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य थीम। उसके बाद आते हैं हम पांचवी, है ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेकर 79 है, 1974 से लेकर 5 वर्ष की थी यह योजना। तो 1974 से लेकर 1979 तक यह चली। इसमें क्या था कि इस योजना को देखिए 79 तक चलनी थी ना, इस योजना को 1 साल पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया गया। आप अपने हिसाब से नोट्स तैयार करते रहेंगे कि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी इसको समय से 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया। और इसका जो था 1978 से 1979, ठीक है, 1978 से 1979 का जो लक्ष्य था वो विदेशी सहायता को शून्य करना, है ना, विदेशी सहायता को शून्य कर देना, यानी कि जो हम विदेशों से सहायता लेते थे उसको शून्य करना इस पांचवी पंचवर्षीय योजना का विषय था। और इसमें एक खास बात आती है गरीबी निवारण, है ना, गरीबी निवारण किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो यह है पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसलिए यह पंचवर्षीय योजना अपने आप में खास हो जाती है कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी के निवारण की बात की गई है, गरीबी के निवारण की बात की गई है, ठीक है। और इसमें गरीबी के निवारण के साथ ही साथ आपको आत्मनिर्भर भी होना है, यह बात कही गई थी, ठीक है। ये सारी बातें थी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और बिंदु आते हैं, जैसे कि 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो अभी तक जितना भी हमने आपको बताया यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ही डिक्लाइन शुरू हो गया। हमने अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करना ही पंचवर्षीय योजना का असफल होने का कारण। खैर हुआ तो विकास इससे भी बहुत सारा है, क्योंकि जिस समय यह बना उस समय हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। लेकर 1 to 5, है ना, 5 पंचवर्षीय योजनाओं को मैंने डिटेल वे में पढ़ाया है। अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ठीक है। चलिए हम इनके समय को जान लेंगे, क्योंकि इनसे कुछ खास प्रश्न आते नहीं हैं। तो हमें ज्ञानवान नहीं बनना है, हमें अपने परीक्षा को क्लियर करना है। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम उनको देखेंगे। क्या था 1974 से लेकर 1979 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना था। अब उसके बाद यह 1980 में, यानी कि तुरंत 1 साल बाद ही 6वीं 1980 से लेकर 1985 तक
यह पंचवर्षीय योजना चली। वैसे ही 1985 से लेकर 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना चली। उसके बाद जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 1990 के बाद 1990, 1991, 1991, 1992 तक पंचवर्षीय योजना को लागू ही नहीं किया गया। इसलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से लेकर 1997 तक हुई, ठीक है, यानी कि बीच में 2 सालों का गैप है, ठीक है। इसलिए इसको वार्षिक योजना भी बोला जाता है। इन 2 सालों को वार्षिक योजना भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 9वीं में, ये था हमारा 1997 से लेकर 2002 तक। उसके बाद आते हैं 10वीं 2002 से लेकर 2007 तक, 2007 से लेकर 2012 तक, 2012 से लेकर 2017 तक। परंतु यह जो 12वीं योजना है, इसके बीच में ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री के रूप में भारत में शपथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद 2015 में इस आयोग को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन करते हैं। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन करते हैं क्योंकि यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी, इसलिए इन्होंने कहा जो गैर संवैधानिक संस्था है इसको समाप्त कर देंगे, जो कि उनका लक्ष्य था, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की। जो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, जैसे योजना आयोग जो है समाप्त हो गया, लेकिन आज भी राष्ट्रीय विकास परिषद को समाप्त नहीं किया गया है, वह पुरानी ही व्यवस्था में कार्यरत है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। विकास परिषद का गठन किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इससे भी एक आध प्रश्न कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो गठन किया गया, इसका उद्देश्य यह था कि योजना का निर्माण होता है, योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करना, राज्यों की भूमिका सुनिश्चित करना इसका काम था, सुनिश्चित करना। इस परिषद का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं, राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करना था, ठीक है। यह जो है 6 अगस्त 1952, पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुआ, 1951 में, लेकिन यह परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। क्यों किया गया भाई? तो जो योजना बनाए जाते थे उनके संचालन और मूल्यांकन का काम जो है यह राष्ट्रीय विकास परिषद करता था, और इसके भी अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जो वर्तमान प्रधानमंत्री हुआ करते थे वही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं संरचना की, ठीक है, संरचना की, ठीक है। तो संरचना के अंतर्गत एक अध्यक्ष होता था जिसको चेयरमैन बोलते थे। चेयरमैन कौन होता था? वहाँ का प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री था होता था, वही क्या था? इसका अध्यक्ष था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक है। यानी कि इसकी संरचना के अंतर्गत जो है केंद्रीय मंत्री परिषद भी हुआ करते थे, ठीक है। और इसके मेंबर के तौर पर, ठीक है, तीसरी बात संरचना में है, ये संरचना में एक चेयरमैन हुआ करता था, एक केंद्रीय मंत्री हुआ करता था, और इसके जो सदस्य थे राज्य के सीएम, केंद्र शासित प्रदेश के
डिप्टी गवर्नर या फिर सीएम कह लीजिए, ठीक है। जो केंद्र शासित प्रदेश के डिप्टी गवर्नर या फिर सीएम हुआ करते थे, या फिर स्टेट के सीएम क्या होते थे, इसके चीफ मिनिस्टर मेंबर हुआ करते थे। तो ये थी संरचना, इसका गठन, उद्देश्य, ठीक है। इसका काम क्या था कि यह राष्ट्रीय विकास परिषद जो था वो योजना को अंतिम रूप देता था। वह योजना को क्या देता था? अंतिम रूप देता था, ठीक है। योजना को अंतिम रूप देता था, इसका संचालन करता था और इसका मूल्यांकन करता था, ठीक है। था कहना गलत होगा, क्योंकि यह योजना, यह जो परिषद है वह आज भी पुरानी व्यवस्था पर यथावत है, जबकि योजना आयोग को 2015 में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो ये सारी बातें थी जो राष्ट्रीय विकास परिषद के राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित थी। चलिए, इसमें एक और बात जान लीजिए कि जो राष्ट्रीय विकास को, है ना, राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत जो एनडीसी था, राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत प्रभावित करने वाले उन सभी कारकों का समीक्षा करता था जो इसके बीच में आता था, ठीक है। यानी आर्थिक विकास के अंतर्गत जो भी प्रभावित करने वाली नीतियां थी वह इसकी समीक्षा करता था, ठीक है। ये बात समझ में आई? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम नीति आयोग की तरफ। यह हमारा आखिरी बिंदु होगा, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, आज का हमारा आखिरी बिंदु है नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग को सबसे पहले हम समझ लें कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था, ठीक है। ये था नीति आयोग का फुल फॉर्म। उसके बाद देखेंगे कि यह नीति आयोग क्या है? भारत का एक थिंक टैंक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह यूपीपीसीएस आईएएस के एग्ज़ाम में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर सामने आया है, ठीक है। इसका गठन कब हुआ? इसके गठन का उद्देश्य आपको मैंने बताया कि आर्थिक विकास का पूर्णतः सहयोग करना ही इन आयोगों का गठन होता है। चलिए, ये नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसको क्या बोला गया? भारत का थिंक टैंक बोला गया। और इसका जो गठन है वह 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को किया गया। यहाँ तक बात क्लियर है? यह नीति आयोग को थिंक टैंक बोला गया भारत का। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूर्ण रूप है। उसके बाद इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पीएम। पूर्णतः यह योजना आयोग के आधार पर ही काम करता है, सिर्फ वो सिर्फ नाम बदल दिया गया है। कौन है? मोदी, मिस्टर मोदी, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष होते हैं इसके मुख्य, ये सब संरचना के अंतर्गत है, संरचना के अंतर्गत ही है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है। इसमें पूर्वकालिक सदस्य भी होते हैं। तो यह था नीति आयोग की संरचना, ठीक है। उसके बाद आते हैं वर्तमान समय में नीति आयोग में कौन कौन से पद पर कौन कौन विराजमान है, ठीक है। चलिए,
समझते हैं इस बात को। वर्तमान समय में नीति आयोग के अंतर्गत जितने भी पद हैं उन पर कौन कौन विराजमान है इसको देखते हैं। चलिए, हाँ विराजमान ही कहेंगे, ठीक है। अभी इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? मिस्टर मोदी है ना, नरेंद्र मोदी कह लेते हैं, ठीक है। चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। इसका चेयरमैन बेसिकली होते कौन है? पीएम, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेप्टी चेयरमैन, ठीक है। डेप्टी चेयरमैन कौन है इनके? इसके जो राजीव कुमार है ना, डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सीईओ, जिसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, सॉरी अधिकारी, ये हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। उसके बाद पूर्वकालिक सदस्य में देख लीजिए, पूर्वकालिक सदस्य, ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा आप लोग, गर्मी बहुत हो रही है ना। पूर्वकालिक सदस्य में आते हैं वीके पॉल। कौन है? वीके पॉल, ठीक है, वीके पॉल। उसके बाद आते हैं वीके सारस्वत, ठीक है, वीके पॉल, वीके सारस्वत। और आते हैं एक रमेश चंद्र। कौन आते हैं? रमेश चंद्र, ठीक है। ये सारी बातें थी नीति आयोग के अंतर्गत। जितने भी प्रश्न आने वाले थे उनको मैंने एक जगह इकट्ठा करके आपको पढ़ा दिया है, और सॉरी इसमें लिखवा दिया है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? योजना आयोग पढ़ा, राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़ा, नीति आयोग को पढ़ा, और आशा करता हूँ कि इनमें से अगर इस टॉपिक में से एग्जामिनर को सवाल कोई भी देना है, क्वेश्चन अगर पूछने हैं, तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एक दिवसीय एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, चाहे वो पेट हो, लेखपाल हो, आने वाले आगामी परीक्षा जैसे वीडियो हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है, या फिर एसएससी वनडे एग्ज़ाम में चाहे जो कह लीजिए, यह सबके लिए महत्वपूर्ण था। यह बहुत ही बेसिक से मैंने ऊपर उठाने का प्रयास किया है, और यह मेरी इकोनॉमिक्स के ऊपर चौथी क्लास थी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है, और इनमें से जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, संभव रूप से उन समस्याओं का निदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आपके आज के सेशन की, ठीक है। तो फिर चलते हैं। चलिए, तो जाने से पहले कुछ कहना चाहूँगा कि बेशक हैसियत सबकी छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन भावनाएं सबकी समान होती है। इसीलिए सबकी भावनाओं का कद्र करते हुए हर दिन बेहतर होने का प्रयास करिए। आशा करता हूँ आप सबको यह मेरी बात समझ में आई होगी। तो निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।